नमस्कार। इलेक्ट्रोडायनामिक्स की लेक्चर सीरीज में पिछली कुछ क्लासों में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मेट्रो वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे। आज उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है जिसमें ये कह रखा है आपको कि एक स्फीयर है रेडियस आर का, यूनिफॉर्म पोलराइजेशन उसका पी वेक्टर आपको दे रखा है, जहां के कोई कांस्टेंट है और आर है वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से रेडियस की ओर जो वेक्टर होगा वो आर वेक्टर है। आपको फाइंड आउट करना है सिग्मा बी यानी सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, रो बी वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है अपने को उस स्फीयर के अंदर और बाहर दोनों पॉइंट के लिए। सॉल्यूशन करें अपन इसका। सबसे पहले सिग्मा बी के लिए फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। सिग्मा बी इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट एन कैप। एन कैप था उस जो भी अपने सरफेस कंसिडर कर रहे थे उसके परपेंडिकुलर। अब यहां वो आर वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ, तो जैसे ये वाला स्पेयर है, अगर ये आर है तो इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर आर वेक्टर हो जाएगा ना, इसका मतलब इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, आर कैप। तो इस केस के लिए अपन क्या कह देंगे इसको, पी वेक्टर डॉट आर कैप हो जाएगा। नहीं तो सिग्मा बी अपने पास ये आ जाएगा, वैल्यू ये होगी अपने पास के, जैसे ये पोलराइजेशन वेक्टर हो गया। सरफेस के लिए अगर लिखूं मैं, तो अगर ये वाला जो स्पेयर है उसकी रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर। तो अगर कैपिटल आर रेडियस हुई तो सरफेस के लिए कितना लिख दूं इसे, पी की वैल्यू हो जाएगी अपने पास के इंटू कैपिटल आर वेक्टर लिख दूं, या ऐसे लिख दूं इसको के आर आर कैप और डॉट क्या हो जाएगा, आर कैप। ठीक है, तो आर कैप डॉट आर कैप 1 हो जाएगा। इसका मतलब सिग्मा बी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, के इंटू कैपिटल आर। पहला पार्ट हो गया। सेकंड अपन फाइंड आउट करें इसमें बेटा, रो बी। रो बी रो बी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी वेक्टर। अब डाइवर्जेंस का फॉर्मूला अपन जैसे स्फीयर की बात कर रहे हैं तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में होगा। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखेंगे अपन तो तीन अलग अलग टर्म आएगी। जैसे अपन कंसिडर करें एक आर वाली, एक थीटा की और एक फाई की। लेकिन अपना पी है वो तो केवल आर डिपेंडेंट ही है ना, तो इसका मतलब इसमें भी केवल आर वाली टर्म ही आएगी। यानी टर्म कुछ ऐसे हो जाएगी, ये माइनस तो पहले से है 1/r² डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर, और ऐसे लिख दूं पी का रेडियल कंपोनेंट आर वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो सिंपल। तो रो भी फाइंड आउट कर लेते हैं अपन, -1/r² डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू पी आर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये के टाइम्स आर हो जाएगा ना। रो बी माइनस के बाहर आ जाएगा, के अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा आर क्यूब। आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 3r²। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रो बी कितना आ गया, -3 के। ठीक है, सरफेस और वॉल्यूम दोनों फाइंड आउट हो गए। तीसरा अपने को फाइंड आउट करना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड और आउटसाइड। अब ये वाला स्पेयर है उसमें ये कह रहा है कि पोलराइजेशन यूनिफॉर्म है, मतलब ये ऐसा कुछ स्पेयर है जिसमें यहां कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में हमने कहा था चार्ज होगा वो बाउंड होगा, मतलब दिया गया चार्ज जहां दोगे वहीं रहेगा वो। इसका मतलब एक टाइप से उसमें पूरे में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और पूरे में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये वाला उस टाइप का हो गया जैसा अपन ये कह रहे थे एक समान आवेशित गोला, जो एक समान आवेशित गोला पड़ा था जिसमें सारे में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ध्यान हो आपको, तो ई इनसाइड अपन ऐसा पढ़ते हैं 1/4πε0 क्यू आर अपॉन आर क्यू पढ़ते हैं उसका। ठीक है, लेकिन इसको अगर अपन डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो डेंसिटी आयतन आवेश घनत्व है, क्यू अपॉन
4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ना। ये वैल्यू आप यहां रखोगे क्यों के लिए, तो ई इनसाइड का ये मान आ जाएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा ना। इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में जैसे अपन लिखें तो ई इनसाइड वाला वेक्टर हो गया अपने पास रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा वो आर कैप। ठीक है, रो यहाँ वही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वो भी अपन ने फाइंड आउट किया, रो कितना आ रहा था -3 के। इसका मतलब ई इनसाइड तो अपने पास ये आ गया -3 के आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया, यानी ई इनसाइड वेक्टर अपने पास आ गया -KR अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म में लिखा तो आगे आर केप लगा दो, ये वेक्टर फॉर्म में तो आर केप। ठीक है, इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नेक्स्ट अपने को फाइंड आउट करना है इसमें आउटसाइड का, आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो अपन गॉस लॉ अगर लगाएं, गॉस लॉ वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे होगा। या डाइलेक्ट्रिक के लिए अपन डी के फॉर्म में भी लगा सकते। कुल मिला के अपने को नेट चार्ज फाइंड आउट करें अपन इसके लिए। ठीक है, आउटसाइड के लिए नेट चार्ज जैसे अपन फाइंड आउट करें क्यों इनसाइड, तो अपन बाहर वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए जैसे ये वाला स्पेयर अपन ने कंसिडर किया है, किसी इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में यहां तक अंदर वाला हो गया, वो तो वॉल्यूम वाला चार्ज हो गया ना, और सरफेस पे भी हो गया। इसका मतलब दोनों टाइप की चार्ज डेंसिटी का कंट्रीब्यूशन आएगा ना, सरफेस वाला भी आएगा और वॉल्यूम वाला भी आएगा। तो ये तो हो जाएगा, जैसे अपन सिग्मा के फॉर्म में लें तो सिग्मा डी ए हो जाएगा, और रो के फॉर्म में लें तो रो डी टो हो जाएगा। सही है क्या? सिग्मा की वैल्यू अपने अभी फाइंड आउट की थी, के आर, तो सिग्मा की वैल्यू थी अपने पास के आर, डी ए का इंटीग्रेशन एरिया गोले का कितना हो जाएगा 4 पाई r²। रो बी का मान अभी देखा था -3, कितना आ रहा था -3 के आ रहा था ना, और ये हो जाएगा 4/3 पाई r³। ये 3 कैंसिल हो गया, सेम हो गया, ये वाला माइनस ये वाला प्लस, तो क्यू इनसाइड कितना हो गया 0, क्यू इनसाइड 0 हो गया। इसका मतलब ई जो फाइंड आउट कर रहे थे अपन आउटसाइड वाला, वो कितना आ गया 0। इस प्रकार चारों चीज़ें फाइंड आउट होगी, सिग्मा भी, रो भी, ई इनसाइड और ई आउटसाइड। ठीक है, अब वैसे 4 पार्ट हैं तो चारों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कोई सा भी एक फाइंड आउट करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, आपको ये कह रखा है कि एक रीजन है जिसमें पोलराइजेशन, यूनिफॉर्म पोलराइजेशन है, पी वेक्टर आपको दे रखा है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर आपको दे रखा है, ई फाइंड आउट करना है और डी फाइंड आउट। तो वैसे है तो ये फॉर्मूला बेस्ड, यूनिफॉर्म पोलराइजेशन है, पी के लिए अपन फॉर्मूला ये पढ़ते हैं, कैपिटल पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आई ई और ई वेक्टर, ऐसा ही पढ़ते हैं। काई है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, अपने को ये पता है बेटा एप्सिलॉन आर का मान 1 प्लस काई होता है ना, तो काई ई कितना हो जाएगा एप्सिलॉन आर -1, एप्सिलॉन आर हो गया 2.7 -1 कितना हो गया 1.7। ठीक है, अब यहां से ई फाइंड आउट कर लें अपन, ई वेक्टर बराबर पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आ जाएगा काई ई। ठीक है, पी वेक्टर ये रहा अपने पास -0.2 आई
0.7 जे और 0.3 के। ध्यान रखो कि ये वाला मान माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर में आ रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, माइक्रो को 10⁻⁻⁶ में कन्वर्ट कर दूं। यहां से एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻⁻12 आ जाएगा, और काई का मान आ गया अपने पास 1.7, सारे ऐसा ही यूनिट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यहां से आ जाएगी वोल्ट पर मीटर। ठीक है क्या? तो ई वेक्टर की वैल्यू अपने पास यहां से कुछ टर्म्स आ जाएंगी, आई केप जे केप के केप वाली टर्म हो जाएगी। पावर ऊपर लिखोगे तो कितना आएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा ना, +6 वोल्ट पर मीटर। ये टर्म अपने पास -0.2 I 0.7 J प्लस 0.3 K अपॉन ये आ गया अराउंड 8.85 इंटू 1.7। ठीक है, चेक करो वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ रही है। ये वाला अराउंड -13.6 I केप। ठीक है क्या? सेकंड आ रहा है अप्रोक्सीमेट 46.9 J केप प्लस 21.1 K केप। यूनिट जो अपन इसकी ले लें, ऐसे कर लूँ मैं 10⁻⁶ जो है ना, उसको 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर लूँ, 3 रख दें तो ये हो जाएगा किलो वोल्ट पर मीटर। ठीक है क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। अब खैर सीधा फॉर्मूला बेस्ड होगा, लेकिन कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा, तो कैलकुलेट आपको करना होगा ही। सेकेंड बेटा इसमें अपन फाइंड आउट करें डी वेक्टर। तो वैसे डी वेक्टर के अपन ने जैसे एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, या फिर ऐसा भी तो पढ़ा था एप्सिलॉन ई। दोनों में से कोई सा काम में ले सकते हैं, ये काम में ले लेते हैं अपन। डी बराबर एप्सिलॉन ई काम में ले ले। एप्सिलॉन को क्या लिख दें अपन, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ई वेक्टर। तो डी वेक्टर बराबर ई वेक्टर अपने पास है पहले से, या ई की वैल्यू अपन यहां से ये भी तो लिख सकते हैं ना, ये वाला, ये अगर यहां इंसर्ट करें एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, ई वेक्टर यहां से कितना हो गया बेटा, पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नोट और क्या आ जाएगा काई, एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो गया। ये तो अपने पास एप्सिलॉन आर आ गया, एप्सिलॉन आर का मान तो कितना है 2.7 है ना, अपॉन काई का मान अपने पास कितना है 1.7 है ना, तो 1.7 इंटू क्या आ गया पी वेक्टर। तो डी वेक्टर 1.7 2.7 से डिवाइड करोगे वैल्यू लगभग कितना हो जाएगा 17.2, अप्रोक्सीमेटली 1.6 के आसपास आ जाएगा ये, 1.6 टाइम्स पी वेक्टर। 1.6 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो देखो पी वेक्टर में अपने पास 0.2 था ना, तो 16 इंटू 2 32, 0.32 आ जाएगा ना, माइनस का 0.32 आई के, फिर 7 6 42 कितना आ जाएगा, तो 1.1 हो जाएगा ना, 7 से 42 2 4 7 और 4 11 हो जाएगा ना, ये तो 11 हो जाएगा, तो 1.12 आ जाएगा ना जे केप में। ठीक है, और तीसरा वाला फिर हो जाएगा अपने पास 0.48, 16 48 हो गया ना, 0.48 के, ये डी वेक्टर हो गया अपने पास।
ठीक है, तो पी वेक्टर दिया था, उसकी हेल्प से अपन ई और वेक्टर और डी वेक्टर फाइंड आउट कर लिए, या उल्टा कोई सा भी दिया जाए, एक की हेल्प से दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखो, इस बार ये कहा गया कि एक मटेरियल ऐसा है जिसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, वो समदेशिक और समांगी है, उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान 3.6 है, और वो ऐसे एक रीजन में फिटेड है जो जेड बराबर 0 से जेड बराबर 1 के बीच में। ठीक है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है उस रीजन में आपको, तो ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, पी वेक्टर फाइंड आउट करना है, और सिग्मा बी फाइंड आउट करना। यानी ऐसा सा कुछ हो गया, जैसे ये मटेरियल है ना, वो सपोज यहाँ भरा हुआ है, तो ये वाला तो हो गया जेड बराबर 0, मतलब एक्स वाई प्लेन, और ये क्या हो गया जेड बराबर 1, इसमें भरा हुआ है। इस रीजन में आपको पोटेंशियल दे रखा है -6000 जेड वोल्ट में। ठीक, अब सबसे पहले ई फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पी पूछा हो अपने को, चाहे आगे डी भी पूछा हो, चाहे सिग्मा भी पूछा हो, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए वैसे फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होता है, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी होता है ना। ठीक, लेकिन यहां से अपने को ये पता लग रहा है कि पोटेंशियल है वो केवल जेड डिपेंडेंट ही तो है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी केवल जेड ही कंपोनेंट आएगा, एक्स वाई तो क्या होंगे 0। तो ई जेड हो जाएगा अपने पास बेटा माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड आ जाएगा क्या। अब जेड के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो जेड तो -1 पहले से है, प्लस 6000 हो गया ना, तो ये आ जाएगा प्लस का 6000। और अपन ये कह रहे हैं कि ई एक्स और ई वाई दोनों का मान कितना आएगा 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें ई वेक्टर, तो वही ई एक्स आई केप, ई वाई जे केप, ई जेड के केप, तो केवल जेड वाला ही तो है ना, तो कितना आ जाएगा 6000 के केप। तो पहला तो फाइंड आउट हो गया ना, ई वेक्टर फाइंड आउट कर लिया अपन। नेक्स्ट पी वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पी तो अभी भी वैसे फाइंड आउट किया था अपन ने, एप्सिलॉन नोट काई ई और ई वेक्टर, पी वेक्टर बराबर एप्सिलॉन नोट के फॉर्म में रख लेते हैं अपन इस, काई का मान एप्सिलॉन आर -1 3.6, तो 2.6 हो जाएगा ये, 2.6 इंटू ये वाला मान कितना हो जाएगा 6000, और कितना आ गया के कितना हो गया 36 3 15, 15 600 हो गया ना ये एप्सिलॉन नोट के। ठीक है क्या, यही होगा। यूनिट अपन लिख लें तो जैसे कैपिटल पी अपन ने जो कहा था, यही तो कहा था ना, कैपिटल पी इज इक्वल टू स्मॉल पी पर यूनिट वॉल्यूम द्विध्रुव आघूर्ण एकांक आयतन का। पी बराबर क्यू इंटू डी होता है ना, तो इसका मात्रक तो होता है कूलाम इंटू मीटर, ये क्या हो गया मीटर क्यूब, तो मात्रक कितना हो गया कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में पी आ गया। तो पहला ई फाइंड आउट हो गया, दूसरा पी फाइंड आउट हो गया, तीसरा सिग्मा भी फाइंड आउट कर ले। सिग्मा भी यही पढ़ा था अपन ने, पी वेक्टर डॉट एन केप मतलब वही सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर वही हो गया जेड केप, सरफेस जेड बराबर 0 से 1 में है, तो इसके परपेंडिकुलर जेड के मतलब के केप, तो के केप हो गया, तो सिंपल यही हो गया, ये 15600 एप्सिलॉन नोट के केप डॉट के केप आ गया ना, तो इसका मतलब सिग्मा बी का मान यही आ गया 15600 एप्सिलॉन नोट कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो पहले देखा भी था अपन ने कि सिग्मा बी जो होता है वो वैसे पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही तो होता है ना, तो बात एक ही है, वो तो मैग्नीट्यूड इससे फाइंड आउट होगा इसका।
नेक्स्ट देखो, ये कर रखा है कि हीलियम के लिए एनटीपी पर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, मतलब वैल्यू अपने को क्या दे रही है, एप्सिलॉन आर की, कि एप्सिलॉन आर का मान दे रखा है 1.0000074। हीलियम के लिए आपको एनटीपी पर परावैद्युतांक दे रखा है, अपने को फाइंड आउट करना है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट यानी स्मॉल पी वेक्टर, और एक फाइंड आउट करना है कैपिटल पी वेक्टर, पोलराइजेशन दोनों। कब? जब हीलियम एटम को ये कहा गया है कि उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है जिसकी वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 100 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, एप्सिलॉन आर का मान बेटा वही 1 प्लस काई होता है, तो काई का मान कितना आ गया है यहां से 1 हो जाएगा, तो 0.0000074, 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख दूं इसे, 10⁻⁻⁶। ठीक, अब चाहिए अपने को कैपिटल पी फाइंड आउट कर लें पहले। ठीक है, कैपिटल पी फाइंड आउट करें तो कैपिटल पी का फॉर्मूला तो यही है, एप्सिलॉन नॉट काई ई वेक्टर, मैग्नीट्यूड ले लें अपन, पी बराबर एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में रख लेते हैं इसे भी, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया 74 10⁻⁻⁶ हो गया ना। ई का मैग्नीट्यूड 100 तो दे रखा है ना, तो वही पी का मान 74 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया क्या, मात्रक वही हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, लेकिन ध्यान रखना अपन इसको एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में रख रहे हैं, मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप यहाँ रखोगे वैसा ही यूनिट में रखोगे। अब अगर मान लो ऑप्शंस में एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में नहीं है तो आप वैल्यू रखोगे 8.85 इंटू 10⁻⁻²। ठीक, अब उसमें जैसे मान लो वैल्यू रख के अपने को सॉल्व करना है, तो फिर ऑप्शन देखना पड़ेगा कि 4 ऑप्शन है, उनमें ऐसे ऑप्शन जिनमें मान लो वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है, तब तो आप एग्जैक्ट 8.85 लेके ही मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन ऑप्शन में भाई सॉरी वेरिएशन कम है तो एग्जैक्ट 8.85 लोगे, ऑप्शंस में वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है तो आप लगभग 8 से मल्टीप्लाई करके देख लोगे, उससे आइडिया हो जाएगा कि ये वाला ऑप्शन है। तो कैपिटल पी तो फाइंड आउट हो गया, हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल पी। कैपिटल पी ध्यान हो तो अपन ने इस प्रकार से डिफाइन किया था कि कैपिटल पी था स्मॉल पी अपॉन वॉल्यूम, फिर इसको इस टाइप से लिखा था अपन ने एन टाइम्स पी, एन को कहा था नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही था ना कैपिटल एन। एन अपन ने ये कहा था नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम था ना वो। अब बात यहां एनटीपी की कर रहे हैं, तो एनटीपी पर हम ये कहते हैं कि आयतन वॉल्यूम जो होगा वो कितना लिया जाएगा 22.4 लीटर, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होगी, अवोगाद्रो नंबर के बराबर। ठीक है ना, यानी ये कह सकते हैं कि बात अपन एनटीपी की कर रहे हैं बेटा, तो एनटीपी की बात करें तो अपन ये कहेंगे कि 22.4 लीटर में नंबर ऑफ एटम्स वो किसके बराबर हो जाएंगी, अवोगाद्रो नंबर के बराबर होंगी ना। इस लीटर को मैं कन्वर्ट कर दूं, इसको लिख दूं ऐसा यूनिट में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं 10⁻³ मीटर क्यूब लिख सकते हैं क्या, ये वाला मान आ गया 6.023 इंटू 10⁻²3। तो ये आ गया 6.023 इंटू 10⁻²3। यूनिट में कितना आ जाएगा, एकांक में 6.023 10⁻²3 बटे 22.4 गुणा 10⁻³ ये आएगा क्या, एकांक आयतन में। तो इसका मतलब ये वाला मान ही तो आ गया ना कैपिटल एन का, ये क्या कैपिटल एन का मान आ गया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम एसटीपी 22.4 लीटर के बराबर हो गया। अब यहां से अपने पास स्मॉल पी आ जाएगा, देखो
स्मॉल पी कितना होगा बेटा, कैपिटल पी बटा एन आ जाएगा ना। कैपिटल पी अपन ने फाइंड आउट कर रखा है, 76 एप्सिलॉन नोट गुणा 10 की घात -4 था ना। नीचे एन से डिवाइड कर दें, ये वाला मान है तो ये तो नीचे आ जाएगा 6.023, 10 की घात 23 आ जाएगा ना। ये ऊपर चला जाएगा 22.4 गुणा 10 की घात -3। नहीं, अपन स्मॉल पी फाइंड आउट कर रहे हैं ना, स्मॉल पी में डिवाइड कर रहे हैं ना। वैल्यू देखो कितनी का आएगी, 10 की घात -23 और 7 30 हो जाएगा। फिर एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रख के करो फाइंड आउट, देखिए कितना आ रहा है मान। एप्सिलॉन नोट के फॉर्म में ये आ रहा है लगभग, एप्सिलॉन नोट 10⁻⁻30। स्मॉल पी है इस बार, मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, एप्सिलॉन नोट के फॉर्म में फाइंड आउट करें। पावर ये हो गया ना, देखो -23 और 7 30 हो गया। फिर 74 मल्टीप्लाई 22, फिर 6 से डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 275 के आसपास। तो ये पी आ गया आपके पास। तो ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो गई ना, कैपिटल पी फाइंड आउट हो गया और स्मॉल पी फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट देखो, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसके लिए वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है आपको, एप्सिलॉन आर का मान दे रखा है। ठीक, फाइंड आउट करना है आपको एक तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, परमाणविक ध्रुवणता, जैसे अपन अल्फा कह रहे थे, वो अल्फा फाइंड आउट करना है। दूसरा फाइंड आउट करना है मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी, मोलर ध्रुवणता फाइंड आउट करना है। जैसे वैसे अपन ने ये कहा था Na गुणा अल्फा को कहा था ये, जैसे इसको अल्फा एम लिख दूं मैं। ये दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। क्लासियस-मोसर्ट रिलेशन जो पढ़ा था, वहां पढ़ा था अपन ने, ये परमाणविक ध्रुवणता थी और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को कहा था मोलर। तो ये मोलर को अल्फा एम लिख दिया मैंने। आपको Na दे रखा है, अवोगाद्रो नंबर पर मोल, और मोलर वॉल्यूम दिया जैसे Va का है, वो है 22.4 लीटर पर मोल। बाईस पॉइंट चार मोलर वॉल्यूम हो गया ना। वही जैसे जब नंबर ऑफ एटम्स इतने होते हैं तो वही एसटीपी वाली बात होगी ना, उस केस में वॉल्यूम ये होगा। ये वैल्यू दे रखी है आपको इतनी, ये दोनों फाइंड आउट करना है अपने को। ठीक है, वही अपन क्लासियस-मोसर्ट रिलेशन यूज करें, यूजिंग क्लासियस-मोसर्ट रिलेशन। थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने को इसे। फॉर्मूला ये पढ़ा था अपन ने, एन एल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर -1 अपॉन एप्सिलॉन आर +2, यही था ना। एन था नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। एप्सिलॉन आर का मान अपने पास 1.0005, एक माइनस हो गया तो 0.0005 आ गया ना, और 2 जुड़ गया तो हो गया ये 3.0005। सही है क्या। फिर इसको मैं पॉइंट हटा दूं, 5 से डिवाइड कर दूं, 30 में 6 हो गया, 0 0 और 1 ये आ गया राइट हैंड साइड में। तो ठीक है क्या, ये 3 है ना ये वाला, तो ये दोनों पॉइंट हटा दिए मैंने, यहाँ से 5 से डिवाइड किया तो 1/6001 आ गया है। अब अपने को
ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। एन की वैल्यू अपने पास है नहीं। देखो ये पढ़ा होगा आपने कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या को अपन दो प्रकार से डिफाइन करते हैं, एम अपॉन एम ए से और एन अपॉन एन ए से। दोनों के बराबर ही तो होता है। एन को अपन यहाँ जब पढ़ा था वहां भी एन डेस ही काम में लिया था अपन ने, क्योंकि एन को तो अपन एकांक आयतन वाला काम में ले रहे थे फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में एन जो है ना बेसिकली वो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम वाला है ये, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा यहां से अगर अब एन लिखें अपन, तो एन तो यही है ना, एन डेस अपॉन वी, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या ही तो है ना। अब थोड़ा सा करना पड़ेगा इसमें होमवर्क, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा है, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो एन डेस की वैल्यू यहां से कितनी आ गई देखो, एम इंटू एन ए अपॉन एम ए ही तो है ना, इस वाले से एन डेस का मान, और ये वी अपने पास आ ही गया, तो ये एन का मान हो गया। अब ये वहां रखेंगे अपन, ये उस फॉर्मूले में रखा जाएगा। तो एल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट तो ये पड़ा है अपने पास, एन का मान एम अपॉन वी एन ए अपॉन एम ए, और दाईं तरफ मान आ गया 1/6001 आ गया। ठीक, यही फाइंड आउट कर लेते हैं अपन एन ए अल्फा। इसको तो एक तरफ रख लेते हैं, बाकी को उधर भेज दें। तो एन ए अल्फा अपन ने बाईं ओर रख लिया है, जिसको हम अल्फा एम कह रहे हैं, बाकी को उधर भेजें। देखो ये ऊपर चला जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम ए इंटू वी अपॉन एम आ जाएगा, ठीक है। देखो इसे थोड़ा और मॉडिफाई करें तो ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू वी अपॉन एम ए। ध्यान दो इस टर्म का, एम अपॉन एम ए अपन ने नंबर ऑफ मोल ही तो कहा था ना वैसे। आयतन ये हो गया आयतन, और नंबर ऑफ मोल्स मतलब आयतन वॉल्यूम हो गया पर यूनिट मोल हो गया ये। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है वो ये है वी ए। वी ए देख लो, आपको दे रखा है लीटर पर मोल, तो वही बता रहा है नहीं, वो ऊपर वॉल्यूम आ रहा है तो वो लीटर में हो गया पर मोल, मतलब ये मान किसका है, वी ए का। यानी बेसिकली ये फॉर्मूला ये बन गया 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया बेटा ये वी ए, ठीक है। वी ए का मान रख देते हैं अपन 3 एप्सिलॉन नॉट, वी ए का मान वही 22.4 लीटर, कन्वर्ट करें अपन तो 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। ये आ गया अल्फा एम। अल्फा की यूनिट क्या होगी देखो, अल्फा अपन जो लिख रहे थे, वैसे स्मॉल अल्फा जो था अपना, उसके लिए अपन ये तो कहा था P बराबर अल्फा ई कहा था। अल्फा कितना आ रहा था, P अपॉन ई। P डाइपोल मोमेंट हो गया ना, क्या लिख दें, कूलाम इंटू मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर हो गया। कूलाम पर वोल्ट को कहेंगे अपन फैरड, तो इसका मतलब अल्फा का मात्रक तो हो गया अपने पास फैरड इंटू मीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो अल्फा एम है ना, तो अल्फा एम है तो पर मोल और आ जाएगा, तो इसका ये वाला मात्रक आ जाएगा फैरड इंटू मीटर स्क्वायर पर कितना आ जाएगा मोल। ये अल्फा एम आ गया अपने पास। ठीक है, अल्फा एम आ गया, तो अब तो अल्फा तो अपने को एन से डिवाइड ही करना है, इतना ही करना है इसमें। तो अल्फा एम अपन ने ये कहा है एन ए इंटू एल्फा ही है ना, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा एम अपॉन एन ए,
कितना आ रहा है वो अपने पास 3 एप्सिलॉन नॉट 22.4 3 अपॉन एन ए 6.023 इंटू 10⁻²3। अब इसका मात्रक सिंपल यही हो जाएगा, फैरड इंटू मीटर स्क्वायर। करो सोल्व, देखिए कितना आ रहा है वैल्यू लगभग। अल्फा का मान वैल्यू रखोगे आप एप्सिलॉन नोट के तो मान लगभग ये आ जाएगा ही 1 पॉइंट। एप्सिलॉन नोट रखने के बाद की वैल्यू अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं आप, फैरड इंटू मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेट अल्फा की। ठीक है क्या? तो कैपिटल पी फाइंड आउट हो गया, सॉरी अल्फा एम फाइंड आउट हो गया और अल्फा फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको ये कह रखा है कि ऑक्सीजन गैस की एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी फैरड पर मीटर स्क्वायर है ना। अभी अपन ने देखा था फैरड पर मीटर स्क्वायर किसका मान था, अल्फा का। इसका मतलब ये वाला मान किसका दे रखा है, अल्फा का। डेंसिटी ऑफ O2 मॉलिक्यूल, घनत्व देखो, नंबर ऑफ, इसका जो घनत्व आपको दे रखा है 2.75 मोल पर मीटर क्यूब दे रखा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है, फाइंड आउट क्या करना है आपको, इंड्यूस्ड पोलराइजर्स। तो ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड जी, सीधा मल्टीप्लाई करना है आपको। कैपिटल पी का मान क्या पढ़ा था अपन ने, स्मॉल पी अपॉन वॉल्यूम था ना। स्मॉल पी, इसको अपन ने ऐसा लिखा था एन टाइम्स पी, और पी का मान कितना था एल्फा ई, तो कितना हो गया ये एन एल्फा ई। ठीक है, तो पी का मान आपके पास कितना हो जाएगा, एन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल नहीं है वैसे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ये मान तो आ गया अपने पास 2.7 गुणा 10⁻25 हो जाएगा। एल्फा आपको दे रखा है 16.4 गुणा 10⁻41, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 6 गुणा 10⁵5। ठीक है, मात्रक वही पी का कितना हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। वैल्यू आप सोल्व करोगे, मान 2.7 16.4 है, पावर कितना हो गया 10⁻11 आ गया क्या, 25 और 5 30, ये -41 11, कूलाम पर क्या आ गया मीटर स्क्वायर। करो देखिए मल्टीप्लाई कितनी आ रही है वैल्यू अप्रोक्सीमेट। टू 265 ले लें इंटू 10⁻⁻11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रखा है कि डायमंड की परमिटिविटी आपको दे रखी है, मतलब ये वाला मान किसका दे रखा है, एप्सिलॉन का। यही सीधा फॉर्मूला बेस्ड ही है, फाइंड आउट करना है आपको एप्सिलॉन आर और एक काई। एप्सिलॉन आर कितना होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू रखोगे आप एप्सिलॉन का मान 1.416 गुणा 10⁻−10 हुआ ना। एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 गुणा 10⁻−11
12, ये वैल्यू होगी एप्सिलॉन आर 1.416 8.85, ऊपर चला जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर फाइंड आउट करें अपन, तो जैसे ये ऐसा मान लें अपन कि लगभग मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो लगभग 1400 हो जाएगा ही। और इसको अप्रोक्सीमेटली 88 से डिवाइड करें तो वैल्यू लगभग वैल्यू अगर अपन फाइंड आउट करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 16 के इक्वल आ जाएगा। तो दूसरा फाइंड आउट हो गया, ये एप्सिलॉन आर हो गया। तो सेकंड काई सोल हो गया। काई का फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन आर -1। तो ये हो गया 16 - 1 काई इज इक्वल टू कितना हो गया? 50। तो ये वाला पार्ट था जिसमें अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैट्रिक के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन लाप्लास इक्वेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह अलग अलग कैसे डिस्कस करेंगे।